हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 2 का पार्ट बी। जल्द ही हम इसकी भी प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको इसको ढूंढने में असुविधा ना हो। पहला प्रश्न, भ्रष्ट लोक सेवकों को संरक्षण और सुरक्षा को शिथिल करते हुए उन पर अभियोग चलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 के निरसन किए जाने का सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने किस प्रतिवेदन में दिया। कहने का तात्पर्य यह है, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है 2 नंबर का, इसने 311 को निरसन किए जाने का सुझाव दिया था। इसलिए कि जो भ्रष्ट लोक सेवक है उनके ऊपर अभियोग आसानी से चलाए जा सके, क्योंकि 311 उसमें कहीं ना कहीं बाधा बन रही है। तो कौन से प्रतिवेदन में ये सुझाव दिया था? भारत में नैतिकता के चतुर्थ प्रतिवेदन, कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता के 10वें प्रतिवेदन, नागरिक केंद्रित प्रशासन के 12वें प्रतिवेदन या राज्य और जिला प्रशासन के 15वें प्रतिवेदन। तो इसका आंसर है भारत में नैतिकता के चतुर्थ प्रतिवेदन में ऐसा किया गया था। किसमें? भारत में नैतिकता के चतुर्थ प्रतिवेदन में ऐसा किया गया था। ठीक है, भारत में नैतिकता का जो चतुर्थ प्रतिवेदन है ना, उसमें जो अपना दूसरा सुधार आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग, इसने आर्टिकल नंबर 311 को निरसन करने का सुझाव दिया। इससे क्या होगा? जो भ्रष्ट लोक सेवक है उनके खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसने आईएएस अधिकारियों के लिए सैंडविच प्रशिक्षण की अभिशंसा की है? यानी किसने आईएएस ऑफिसर्स के लिए जो सैंडविच ट्रेनिंग है उसकी अभिशंसा की है? पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, तीसरा वेतन आयोग, कोठारी आयोग या सतीश चंद्र समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग है, उन्होंने आईएएस अधिकारियों के लिए सैंडविच ट्रेनिंग की अभिशंसा की कि इनको सैंडविच ट्रेनिंग दी जाए। इसने कहा, पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा पहली बार संसद में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया? यानी कौन थे जिन्होंने संसद में पहली बार लोकपाल बिल पेश किया था? एमएल सिंह जी, शांति भूषण, वीपी सिंह संतानम। तो इसका आंसर हो जाएगा शांति भूषण साहब। कौन थे? जो शांति भूषण साहब थे ना, कौन? शांति भूषण। उन्होंने लोकपाल बिल संसद में पेश किया था। संसद में पेश किया था। कब किया था? तो ये किया था 9 मई 1968 में। कौन सा? 9 मई 1968 में किया। उस समय 4th लोकसभा चल रही थी, इंदिरा गांधी का शासनकाल था। इंदिरा गांधी मैडम है ना, उनका शासनकाल था। लेकिन विडंबना ये थी कि लोकपाल बिल तो उन्होंने पेश कर दिया, लेकिन ये लोकपाल बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका। तो ये अधिनियम नहीं बन सका, है ना। तो इस प्रकार क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो पहली बार लोकपाल बिल पेश करने की हिम्मत किसने की थी? शांति भूषण साहब ने करी। किसने करी? शांति भूषण साहब ने करी। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 कब से लागू हुआ? 16 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2013, 16 जनवरी 12, 10 जनवरी 2001। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 16 जनवरी 2014। जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 है, कौन सा? लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013, वो 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। कब हुआ? 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। सूचना का अधिकार कानून को लागू करने वाला पहला राज्य, जो सूचना का अधिकार है ना, इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या राजस्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना प्यारा राजस्थान है, जिसने आरटीआई कानून को सबसे पहले लागू किया था। यानी आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये अपना राजस्थान राज्य है। कौन सा है? राजस्थान राज्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक अध्ययन का सामान्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन है, उसका सामान्य उद्देश्य क्या है? भूगोल का ज्ञान देना, इतिहास का ज्ञान देना, भावी जीवन के लिए तैयार करना या नागरिक गुणों का विकास करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन का जो सामान्य उद्देश्य है वो है भावी जीवन के लिए तैयार करना। जो सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हो आप अभी तो, और कल को आप पढ़ाओगे तो बच्चों को आप तैयार करोगे किसके लिए? उसके भावी जीवन के लिए तैयार करोगे। ठीक है ना। तो सामाजिक अध्ययन का सामान्य उद्देश्य क्या है? भावी जीवन के लिए तैयार करना। तो आप
देश का भविष्य तैयार करने वाले हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। मूल्यांकन उद्देश्य और शिक्षण पद्धतियां के परस्पर संबंध को त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया है। कौन साहब है जिन्होंने किया है? माइकेलिस साहब ने किया है, जायरोलिमिक ने किया है, डॉक्टर ब्लूम ने किया है, या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन उद्देश्य और शिक्षण पद्धतियां, इनको संबंधित करके, परस्पर आपस में संबंधित करके त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया है, यानी इनको सबको एक माला में पिरो दिया, यूं मान के चलो, इस तरह से बना दिया है, ठीक है, और एक सबके साथ रिलेशन स्थापित कर दिया है। तो इसमें एक को मूल्यांकन रखा है, एक को उद्देश्य रखा है, और एक को शिक्षण पद्धतियां रखा है, ठीक है, और इस तरह से इनको परस्पर संबंधित कर दिया है और त्रिकोणात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। वो कौन थे? तो डॉक्टर ब्लूम साहब थे। कौन थे? ब्लूम थे। कौन थे ये? तो ब्लूम साहब ने ऐसा किया है। किसने किया? ब्लूम साहब ने ऐसा किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी व्यवहारिक शब्दावली ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों से संबंधित है? यानी कौन सी वो व्यवहारिक शब्दावली है जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों से संबंधित है? चयन करना, तुलना करना, लिखना या जांच करना। इसमें से जो लिखना है ना, उसमें भावात्मक भी, ज्ञानात्मक भी और क्रियात्मक भी, तीनों ही क्रियाएं संबंधित होती है। तो कौन सी में होती है? लिखना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लिखना हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। समालोचनात्मक चिंतन की कौन सी विधा वातावरण निर्माण का कार्य करती है? समालोचनात्मक चिंतन की कौन सी विधा वातावरण निर्माण का कार्य करती है? वार्म अप, चर्चा, मस्तिष्क उद्वेलन या मौन खंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा जो वार्म अप है ना, वो वातावरण निर्माण का कार्य करती है। यह समालोचनात्मक चिंतन की विधा है और वातावरण निर्माण का कार्य करती है, वो है वार्म अप। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय को प्रतिपादित किया। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय को किसने प्रतिपादित किया? हार्टोंग कमेटी ने, विश्वविद्यालय आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या कोठारी आयोग ने? तो इसका आंसर है जो मुदालियर आयोग था ना, उसने भारत में सामाजिक अध्ययन के विषय को प्रतिपादित किया। किसने किया? सामाजिक अध्ययन के विषय को प्रतिपादित मुदालियर साहब ने। किसने? मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग ने, ठीक है। कि क्या बनाया इन्हें? सोशल साइंस, सोशल स्टडीज विषय बना दिया भारत के अंदर, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में सामाजिक ज्ञान शिक्षण प्रारंभ किया। कब किया गया? 1948, 1953, 1955 या 64। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955। भारत में सामाजिक ज्ञान शिक्षण कब प्रारंभ हुआ? 1955 में। कब हुआ? 1955 में। 1955 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सामाजिक ज्ञान का शिक्षण, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ? 1955 में। कब प्रारंभ हुआ? 1955 में भारत में सामाजिक ज्ञान का शिक्षण प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, यह कथन साहित्य समाज का दर्पण होता है, सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध दर्शाता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, सामाजिक अध्ययन के साथ किसका संबंध दर्शाता है? भाषा का, गणित का, विज्ञान का या शारीरिक शिक्षा का? तो इसका आंसर है भाषा का। जो एक कथन है ना, इस कथन से हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान और कौन सा? सोशल साइंस और क्या दूसरा क्या किसको रिलेट कर रहा है ये कथन? तो ये भाषा को रिलेट कर रहा है। भाषा कहते हैं ना, जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सारी भाषाएं होती हैं, तो ये सोशल साइंस के साथ भाषा को कनेक्ट कर रहा है। कौन सा कथन? साहित्य समाज का दर्पण होता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शीर्षात्मक सहसंबंध का आशय होता है। शीर्षात्मक सहसंबंध का क्या आशय? एक ही विषय के विभिन्न अंगों से सहसंबंध, अन्य विषयों से सहसंबंध, नैतिक से सहसंबंध या व्यवहार से सहसंबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा जो शीर्षात्मक सहसंबंध होता है ना, वो एक ही विषय के विभिन्न अंगों से सहसंबंध होता है। यानी शीर्षात्मक सहसंबंध क्या होता है? शीर्षात्मक सहसंबंध क्या होता है? एक ही विषय के विभिन्न अंगों से सहसंबंध, एक ही विषय के अंगों से सहसंबंध, ये होता है शीर्षात्मक सहसंबंध। क्या होता है? शीर्षात्मक सहसंबंध होता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रायोजना विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रायोजना विधि, और इसका जनक कौन है? स्टीवंस, बेलार्ड, किलपैट्रिक या बेनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो किलपैट्रिक साहब है ना, कौन? किलपैट्रिक साहब, वो प्रायोजना विधि के जनक है। किसके? प्रायोजना विधि के। प्रायोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक साहब है। कौन है? किलपैट्रिक साहब प्रायोजना विधि के जनक है। याद रह जाएगा,
किलपैट्रिक प्रायोजना विधि। अगले प्रश्न में चलते हैं। थॉमस एम रिस्क के अनुसार प्रायोजना का एक प्रकार है। थॉमस एम रिस्क साहब के अनुसार प्रायोजना का एक प्रकार कौन सा है? अधिगम योजना, रचनात्मक योजना, खेल योजना या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा जो अधिगम योजना है ना, थॉमस रिस्क साहब के अनुसार प्रायोजना का प्रकार है कौन सा? अधिगम योजना। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक चिंतन और निष्कर्ष को सर्वाधिक महत्व देती है? यानी कौन सी शिक्षण विधि है जो मानसिक चिंतन को और निष्कर्ष को सबसे ज्यादा महत्व देती है? यानी मानसिक चिंतन करो पहले तो, फिर उसका निष्कर्ष निकालो, इस चीज को सबसे ज्यादा महत्व है। कौन सी विधि देती है? व्याख्यान युक्त प्रदर्शनी विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि या प्रयोगशाला विधि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मानसिक चिंतन और फिर निष्कर्ष पे महत्व। तो ये तो समस्या समाधान विधि में होगा ना। अगर आप समस्या होगी और उसके समाधान करोगे तो इस विधि में तो आपको मानसिक चिंतन ज्यादा करना पड़ेगा, और मानसिक चिंतन करोगे तो उसका कोई परिणाम आएगा, है ना, यानी निष्कर्ष आएगा। तो ये किस में होगा? समस्या समाधान विधि में होगा, स्पष्ट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि में कितने प्रकार की प्रायोजना बताई है? यानी किलपैट्रिक साहब ने प्रायोजना विधि दी, हमने देखा। अब उन्होंने कितने प्रकार की प्रायोजना बताई है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक साहब ने 4 प्रकार की प्रायोजना बताई है। कितने प्रकार की प्रायोजना बताई है? किलपैट्रिक साहब ने 4 टाइप की, 4 प्रकार की प्रायोजना बताई है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की प्रायोजना बताई है किलपैट्रिक साहब ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान में किसने किया? प्रोजेक्ट विधि है ना, उसका प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया? माइकलिस ने, जायरो लिमेक ने, डॉक्टर ब्लूम ने, किलपैट्रिक ने? तो इसका आंसर क्या है? किलपैट्रिक साहब ने किया था। ये भी देखो, प्रोजेक्ट विधि का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? किलपैट्रिक साहब ने किया था प्रोजेक्ट विधि का। यानी सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्टर कौन लेके आए थे? किलपैट्रिक साहब ही प्रोजेक्टर लेके आए थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें बहुत सहायक सामग्री हो, बहुत क्रियाएं हो, बहुत प्रश्न हो, या फिर जो विद्यार्थी पर आधारित क्रिया हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो स्पष्ट है, क्योंकि आप जैसे जो ज्ञानी विद्यार्थी है या जो ज्ञानी टीचर है, वरिष्ठ अध्यापक है, वो तो इसको देखते समझ जाएंगे कि सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? जो विद्यार्थी पर केंद्रित हो, विद्यार्थी पर आधारित हो, यानी विद्यार्थी सेंट्रिक हो ना, वो विधि सबसे अच्छी शिक्षण विधि है। सहायक सामग्री का क्या करोगे ज्यादा का? आप थोड़ी सी सामग्री से बहुत कुछ समझा सकते हो, बहुत क्रियाएं करवाने की जरूरत नहीं। आप अपने कम लेकिन बहुत ही पावरफुल शब्दों से उन चीज़ों को समझा सकते हो। बहुत सारे प्रश्न करने की कहाँ आवश्यकता है? तो इस प्रकार से ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं। और वैसे भी नेगेटिव है तो ये तो वैसे भी नहीं होंगे। तो विद्यार्थी पर आधारित होना तो वो सबसे अच्छी शिक्षण विधि होती है। इसको आपको ज़्यादा समझाने की वैसे भी जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि से छात्रों का विकास होता है। चिंतन शक्ति का, तर्क शक्ति का, या दोनों का, या शारीरिक शक्ति का? जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है ना, उसके माध्यम से मस्तिष्क को उद्वेलन करने वाली विधि, इससे छात्रों की किस चीज का विकास होगा? चिंतन शक्ति का, तर्क शक्ति का, या दोनों का, या शारीरिक शक्ति का? अगर मस्तिष्क में उद्वेलन करवा रहे हो, पजल्स करवा रहे हो आप, तो इससे किसका विकास होगा? चिंतन शक्ति का विकास होगा, सही बात है। तर्क शक्ति का विकास होगा, बिल्कुल। अगर आप मस्तिष्क को उद्वेलित करवा रहे हो, बच्चों से तर्क करवा रहे हो, बच्चों से पजल्स करवा रहे हो, पहेली करवा रहे हो, है ना, तो इससे चिंतन शक्ति का भी होगा, तर्क शक्ति का भी होगा, लेकिन शारीरिक शक्ति का थोड़ी विकास होगा। तो ये तो एलिमिनेट हो जाता है। बचा क्या? ये दोनों सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन सी, दोनों का, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे करना चाहिए? साधन के रूप में करना चाहिए, साध्य के रूप में करना चाहिए, मनोरंजन के लिए करना चाहिए, या ध्यान भटकाने के लिए करना चाहिए? तो सहायक सामग्री का प्रयोग तो साधन के रूप में करना चाहिए ना, साध्य के रूप में थोड़ी कर सकते हो। मनोरंजन के लिए थोड़ी करोगे, ध्यान भटकाने के लिए तो कतई नहीं करोगे, तो वैसे एलिमिनेट हो जाता है। मनोरंजन के लिए वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। साध्य के रूप में नहीं। साध्य तो क्या है? जो आप उसे समझाना चाहते हो वो साध्य है। जो आप एक्चुअली जो देना चाहते हो, जो समझाना चाहते हो विद्यार्थी को, वो साध्य है। ये तो सहायक सामग्री क्या है? ये साधन है, मात्र साधन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं? ग्राफ होते हैं ना, वो किस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं? दृश्य, प्रक्षेपी, श्रव्य, या दृश्य और श्रव्य? तो ग्राफ तो भाई साहब दृश्य होंगे ना।
ग्राफ कैसे होते हैं? दृश्य सहायक सामग्री होते हैं। ग्राफ दृश्य सहायक सामग्री होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। पाठ्य पुस्तक का आंतरिक पक्ष कौन सा है इनमें से? यानी इनमें से बताना है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसका आंतरिक पक्ष कौन सा है? जिल्द, कीमत, चित्र या आकार? तो देखो आंतरिक पक्ष की पूछ रहा है तो जिल्द तो ऊपर ही हो जाएगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। कीमत भी ऊपर ही मिल जाएगी, ये भी एलिमिनेट हो गया। आकार भी ऊपर ही से ही पता चल जाएगा, लेकिन जो चित्र हैं अंदर बने होंगे ना, वो ये आंतरिक पक्ष हो जाएगा। इस तरह से इन विकल्पों में से देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चित्र हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? अगर सामाजिक अध्ययन शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि करनी है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? विषय के प्रति रुचि, प्रकृति और समाज, दूसरे विषयों की सामान्य जानकारी है, सभी की सभी। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो विषय के प्रति रुचि होनी तो आवश्यक है ही है, तो सही बात है ये तो। प्रकृति और समाज के बारे में जानकारी, ये भी सही है। दूसरे विषयों से संबंधित भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ कितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ कितने पॉजिटिव्स हो रहे हैं, है ना। तो वो आप नवाचार आपको, यानी उस स्तर के नवाचार आपको सामाजिक अध्ययन में भी करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार इसकी व्यावसायिक वृद्धि करनी है ना, तो इन सभी के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक प्रभावी शिक्षक वह है, एक अच्छा शिक्षक या प्रभावी शिक्षक कौन है? जो कक्षा पर अधिक नियंत्रण करे, जो अधिक सूचनाएं दे, जो विद्यार्थी को अध्ययन के लिए प्रेरित करे, या गृह कार्य की सावधानी पूर्वक जांच कर सके। तो अच्छा शिक्षक कौन है? अच्छा शिक्षक तो कक्षा पर अधिक नियंत्रण करने वाला अच्छा शिक्षक होता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अधिक सूचनाएं देने वाला, ये भी नहीं हो सकता। गृह कार्य की सावधानी पूर्वक जांच करने वाला, अरे भाई आप कोई बाबू का काम थोड़ी कर रहे हो, आप तो देश निर्माण का कार्य कर रहे हो, है ना। तो विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रेरित करने वाला जो शिक्षक होता है, जो विद्यार्थियों को मतलब जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला शिक्षक होता है, वो अच्छा शिक्षक होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आधार वर्ष लिया जाता है। वर्तमान में अगर राष्ट्रीय आय का आकलन करना हो तो आधार वर्ष कौन सा लिया जाता है? 11-12, 15-16, 1999, 2000 या 2000-2001। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2011-12। यानी राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आधार वर्ष 2011-12 है ना। तो जीडीपी का मूल्यांकन करने के लिए वास्तविक कीमतों पे जीडीपी का मूल्यांकन 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है। राजस्थान में भी इसी पे किया जाता है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से निर्यात निकाल देंगे, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को जोड़ देंगे, या फिर जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम जीएनपी है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, है ना, तो इससे क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। यानी जीएनपी में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे, मूल्य ह्रास को निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान विधि से तैयार किए जाते हैं। नहीं, भारत में राष्ट्रीय आय के जो अनुमान है ना, राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करनी है, वो किस विधि से तैयार किए जाते हैं? उत्पाद विधि से, आय विधि से, या दोनों से, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करनी होती है तो वो उत्पाद विधि से भी करी जा सकती है ना, और वो आय विधि से भी की जा सकती है। इस प्रकार इसका आंसर दोनों से किया जा सकता है। यानी नेशनल इनकम की अगर कैलकुलेशन करनी हो तो उत्पाद विधि से भी कर सकते हैं और आय विधि से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब एक कथन दे रखा है कि यद्यपि बूढ़े लोग कमाई नहीं करते। ये इतनी सही भी नहीं है बात, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं। फिर भी वे वस्तुओं का उपभोग तो करते ही हैं। इससे बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ने से उपभोग प्रवृत्ति बढ़ी है। ये कथन किसका है? क्या कह रहे हैं साहब? क्या साहब कह रहे हैं कि बूढ़े लोग काम तो करते नहीं तो पैसा तो कमाते नहीं, ठीक है, लेकिन वो वस्तुओं का उपयोग जरूर करते हैं। भाई जिंदा व्यक्ति तो वस्तुओं का उपयोग करेगा ही करेगा। तो इससे बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ेगी तो वस्तुओं का उपयोग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उपभोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। तो ये कथन किसका है? किन्स का है?
ड्यून्सबरी का है, प्रोफेसर टोबिन और आर्थर स्मिथीज का है, या फिर फ्रीडमैन का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कहा था प्रोफेसर टोबिन और आर्थर स्मिथीज ने कहा था। किसने? प्रोफेसर टोबिन और आर्थर स्मिथीज ने कहा था। वैसे तो कथन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको याद भी रह जाएगा, लेकिन ये किसने कहा था ये याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको याद रखना है। एक तो टोबिन साहब थे, कौन थे? टोबिन, लिख देता हूं मैं जिससे आपको याद हो जाएगा, टोबिन और स्मिथीज यानी स्मिथ है ना, स्मिथ थोड़ा सा स्मिथ है और टोबिन है ना, ईज लगाया हुआ इसके आगे, ये याद रखना आपने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब निवेश में वृद्धि वर्तमान आय और उत्पादन स्तर में वृद्धि के कारण होती है तो इसे कहते हैं, जब निवेश में वृद्धि है ना, वर्तमान आय और उत्पादन स्तर में वृद्धि के कारण होती है, यानी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो रही है, जो निवेश है ना, या दूसरे इंग्लिश में कहे तो इन्वेस्टमेंट, इसमें वृद्धि हो रही है ना। और वृद्धि का कारण क्या है? वर्तमान आय में वृद्धि हो रही है, लोगों की आय में वृद्धि हो रही है और उत्पादन स्तर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ऐसी वृद्धि को क्या कहेंगे? इस कारण निवेश में वृद्धि को क्या कहेंगे? स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश, शुद्ध निवेश या अनियोजित निवेश? तो इस प्रकार के निवेश को हम कहेंगे प्रेरित निवेश। क्यों कहेंगे प्रेरित निवेश? क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है, तो उसे निवेश में वृद्धि हो रही है, तो इसे कहेंगे प्रेरित निवेश, है ना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बहुत गिर जाती हैं, यानी इकोनॉमी में वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई और उत्पादन और रोजगार ठप होने लगते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है? जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बहुत ही धड़ाम से नीचे चलेगी, है ना, और अब वस्तुओं की कीमतें गिर गई तो उत्पादक उसका उत्पादन क्यों करेगा भाई, है ना, तो फिर वो उत्पादन करना बंद कर देगा। उत्पादन बंद कर दिया, उससे क्या प्रभाव हुआ? उत्पादन बंद किया तो उससे क्या प्रभाव हुआ? उत्पादन बंद करने से जो लोग रोजगार में लगे थे वो घर बैठ गए, बेरोजगार हो गए। अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी पहले कीमतें गिर गई, फिर उत्पादन ठप हो गया, उत्पादन बंद करना पड़ा, उत्पादन बंद करने से रोजगार खत्म हो गए। अब ये स्थिति क्या कहलाएगी? अवस्थिति कहलाएगी, स्फीति कहलाएगी, प्रत्यवस्थिति कहलाएगी, या सभी कहलाएगी? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है अवस्थिति। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? अवस्थिति कहेंगे। कहने का तात्पर्य एक बार फिर से समझ लेते हैं, यानी वस्तु की कीमतें गिर गई, उत्पादन खत्म हो गए, उत्पादन खत्म होने से रोजगार ठप हो गए, तो ऐसी स्थिति को अवस्थिति कहेंगे, यानी अवस्थिति कहेंगे ऐसी स्थिति को। और अगला प्रश्न है, जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो, इससे उत्पन्न स्थिति क्या होगी? मांग प्रेरित अवस्थिति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, या मांग प्रेरित मुद्रा संकुचन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। देखो एक बार क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं, भैया क्या कह रहे हैं समझ लेते हैं ना, कि बाजार में वस्तु और सेवाओं की मांग की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो, यानी वस्तु की मांग तो ज्यादा हो और पूर्ति हो कम। ठीक है, यानी कोई वस्तु है, उसको 100 लोग मांग रहे हैं, 100 लोगों को चाहिए वो, और वस्तु वो मार्केट में 80 है ना। अब वस्तुएं 80, लेने वाले 100, अब सबको थोड़ी मिलेगी, तो यहां पे होगी थोड़ी मारामारी। तो जिसके पास ये वस्तु है वो क्या करेगा? इस वस्तु की रेट को बढ़ा देगा, है ना। और बढ़ी हुई रेट को क्या कहते हैं? जब मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है, इसे हम महंगाई बढ़ना कहते हैं ना। यही कॉन्सेप्ट है महंगाई बढ़ने का, कि लेने वाले उसको ज्यादा है और सामान वो कम है, उससे उसकी महंगाई, जिसके पास है वो उसकी कीमत बढ़ा देगा, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की जो महंगाई, उसे क्या कहेंगे? उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। मुद्रास्फीति को सामान्य ऐसे, मतलब ज्यादा इसको थोड़ा सा माइक्रो में नहीं समझते, मोटा मोटी समझे ना मुद्रास्फीति को, तो ये महंगाई होती है, यानी वस्तु की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साधारण शब्दों में कहें तो इस प्रकार की जो महंगाई बढ़ी है, इसे क्या कहेंगे हम? इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तो ही कहेंगे ना, क्योंकि मांग से प्रेरित हुई है ये महंगाई, है ना। समझ गए ना बात को? अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? मुद्रास्फीति माने महंगाई पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर, बैंक दर में वृद्धि करके, खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीद कर, या एक और दो दोनों? देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना है, ठीक है,
मुद्रास्फीति माने महंगाई, वस्तु की कीमतें बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। अब आरबीआई इसको कंट्रोल कैसे करेगी? आरबीआई क्या करेगी, जैसे मार्केट में फंड है, पैसा पड़ा है मार्केट में, लोगों के पास पैसा है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा वो उतने ही ज़्यादा सामान खरीदेंगे। जितना ज़्यादा पैसा कम होगा लोगों के पास में तो लोग सामान कम खरीद पाएंगे और उससे वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी। अब देखो, अब आरबीआई ने क्या किया, अपनी जो प्रतिभूतियां निकाली, या बॉन्ड कहते हैं साधारण शब्दों में, बॉन्ड निकाले और जनता से कहा कि आप हमारे बॉन्ड खरीद लीजिए। और आरबीआई के बॉन्ड रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, तो जनता क्या करेगी, इन बॉन्ड को खरीदेगी। अब जनता के पास ये कागज का टुकड़ा तो आ जाएगा और जो पैसा था वो आरबीआई के पास दे दिया इन्होंने, है ना। अब ये पैसा आरबीआई के पास पहुंच गया, लेकिन जनता के हाथ से तो पैसा निकल गया। अब जनता के पास में पैसा कम हो गया। अब पहले जितना जनता खरीद पाती वस्तुओं को, क्या अब उतना खरीद पाएगी? जैसे मान लीजिए आपने आरबीआई के बॉन्ड खरीद लिए, आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने आरबीआई के बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है। आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने मान लो 8,000 के आरबीआई के बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है। अब आपके पास 2,000 बचे और एक कागज का टुकड़ा बचा। अब आपके पास 2,000 रुपये, अब मार्केट में जाओगे आप क्या क्या खरीद लोगे? आप 2,000 रुपये का सामान ही तो खरीद पाओगे, पहले आप 10,000 का सामान खरीद पाते। तो आरबीआई अगर प्रतिभूतियां बेच देती तो आपसे मार्केट से पैसे को सौख लेती है ना। और इससे क्या होता है, लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, तो फिर महंगाई कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी ना। अब एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या बात कर रहा है, बैंक रेट में वृद्धि। अब बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट को मैं बताता हूं। देखो, बैंक रेट होती है, जैसे आप बैंक के पास गए, ठीक है, और आपको चाहिए 1 लाख रुपए। इसको मैं पिछले पेज पे ले लेता हूं ताकि समझाने में थोड़ी सुविधा रहेगी। खाली पेज में ले लेते हैं इसे, खाली पेज तो दिख ही नहीं रहा कहीं। आप बैंक के पास में गए, आपको 1 लाख रुपए चाहिए। बैंक कह रहा है कि आपसे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है। अब सामान्य स्थिति तो ये हो गई। अब आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट बढ़ा दी। बैंक रेट का मतलब होता है वो रेट जिसपे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या कोई भी बैंक, ये जिस रेट पे आरबीआई से पैसा उधार ले सके। अब पहले ये बैंक आरबीआई से मान लो 5% पे उधार ले लेते थे, लेकिन अब आरबीआई ने क्या कहा कि अब आपको उधार चाहिए तो हम आपसे 7% ब्याज लेंगे। बैंकों को कहा, है ना। अब बैंक के कितने लग रहे हैं, पहले बैंक के 5 रुपये लग रहे थे और अब बैंक के लग रहे हैं 7%। 100 रुपये पे 7 रुपये लग रहे हैं साल के। अब पहले 5 लग रहे थे, इस हिसाब से देखें तो 2 रुपये ज़्यादा लगने लग गए। अब आप बैंक के पास जाओगे तो पहले आपको 8% पे दे रहा था वो 1 लाख रुपये उधार, लेकिन अब वो 8 पे नहीं देगा, अब आपको देगा 10% पे। तो अब उधार लेना महंगा हो गया ना आपके लिए, आपको ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे, अब 1 लाख नहीं लोगे, बोले यार ये ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है, अब तो मैं 80,000 ही उधार लूँगा क्योंकि मैं इतना ही ब्याज चुका सकता हूँ। तो अब आपके पास पैसे 80,000 ही आएंगे, पहले 1 लाख रुपए आते। तो पहले आप 1 लाख रुपए का सामान लेके आते मार्केट जाके, और अब 80,000 रुपये का सामान लेके आ पाओगे, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, ये मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। मार्केट से पैसा कम हो जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, महंगा, आप कम सामान खरीद पाओगे, डिमांड कम हो जाएगी। और जो सामान्य नियम है कि अगर वस्तु की डिमांड कम होती है तो कीमत कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस प्रकार से आरबीआई मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकती है, आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर और बैंक दर में वृद्धि करके। और ये तीसरा विकल्प क्या दे रखा है, उल्टा विकल्प दे रखा है कि प्रतिभूतियां खरीद लेगी तो आरबीआई मार्केट में पैसा डाल लेगी, इससे तो महंगाई बढ़ जाएगी ना भाई, कम कहाँ हुई, ये तो बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। किसी वस्तु की मांग बेलौस होने पर यदि कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ताओं द्वारा उस वस्तु पर किया गया कुल व्यय क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या बढ़ेगा लेकिन कम दर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर मांग बेलौस हो लेकिन अगर कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ताओं पर उस पर कितना व्यय करेगा, तो उपभोक्ता जितना है उतना ही कर पाएगा ना, जितना पैसा उसके पास में है।
उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा, चाहे बेलोच ही हो, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो व्यय है ना, कुल व्यय, वो तो स्थिर रहेगा। यानी पहले भी 10,000 रुपये ही खर्चा कर रहा था, अब भी 10,000 ही खर्चा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मांग तो बेलोच है, ठीक है, मान लिया मांग बेलोच है, वो वस्तु लेनी ही पड़ेगी, लेकिन वो तो उतना ही ले पाएगा ना जितना उसके पास फंड है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। पूरक वस्तु का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो पूरक वस्तु का उदाहरण नहीं है? जूते और मोजे, पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, और चाय और कॉफी। तो पूरक वस्तु का तो आपको पता ही है। पूरक वस्तु का तात्पर्य क्या होता है कि कोई वस्तु एक दूसरे पर निर्भर होती है। जैसे कार और पेट्रोल हो गया, अगर कार ज़्यादा बिकेगी तो पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। कार किससे चलेगी? पेट्रोल से। न तो कार बिना पेट्रोल काम का, ना पेट्रोल बिना कार काम की, है ना। उसी तरह से पेन और स्याही देख लो, ये दोनों पूरक है एक दूसरे के, यानी दोनों एक के बिना दूसरा कार्य नहीं करेगा। कार और पेट्रोल हो गए, जूते और मोजे हो गए, है ना। मोजे के बिना जूते का क्या करोगे, जूते के बिना मोजे का क्या करोगे। लेकिन चाय और कॉफ़ी क्या है? ये स्थानापन्न वस्तु है। या तो आप चाय पियोगे या आप कॉफ़ी पियोगे, यानी दोनों में से एक चीज़ ही आप ले सकते हो। तो ऐसी वस्तु को स्थानापन्न वस्तु कहते हैं, पूरक वस्तु नहीं कहते। पूरक वस्तु वो है जो आपको एक लेने पर दूसरी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, चाय और कॉफी पूरक वस्तु का उदाहरण ना होकर स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रकट अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, प्रकट अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मार्शल है, हिक्स है, ऑजवार्थ है, सैमुअल्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकट अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है सैमुअल्सन। कौन है? सैमुअल्सन साहब है ना, वो प्रकट अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है। कौन है? सैमुअल्सन साहब। अगले प्रश्न में चलते हैं। 3 माध्य का मानक -2 माध्य बराबर क्या होगा? जैसे 3 माध्य का और इसमें से 2 माध्य निकाल देंगे तो क्या बचेगा? तो बचेगा एक बहुलक। क्या बचेगा? एक बहुलक बचेगा उस परिस्थिति में। 3 माध्य का में से 2 माध्य निकाल देंगे तो एक बहुलक बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से इस समीकरण में अगर आपके पास में कोई भी अगर फिगर दे रखी है, जैसे मान लीजिए माध्यिका दे रखी है 5, माध्य दे रखा है मान लो 6, तो बहुलक कितना होगा? तो 5 गुणा 3 माइनस 6 गुणा 2 बराबर क्या होगा? 5 3 15 माइनस 6 दूनी 12 बराबर बहुलक कितना बचा? 3 बचा, तो 3 बहुलक हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण में कोई भी चीज़ अगर गायब हो तो आप उससे निकाल सकते हो। तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर एक बहुलक, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लैटिन भाषा का शब्द क्रेडो संबंधित है। लैटिन भाषा का एक शब्द है क्रेडो, उसका किससे संबंधित है? साख से, जमानत से, विस्तार से, फैलाव से। तो क्रेडो शब्द है ना, वो किससे संबंधित है? वो साख से संबंधित है। क्रेडो शब्द साख से संबंधित है, क्रेडिट से संबंधित है। साख का मतलब इंग्लिश में कहें तो क्रेडिट होता है ना, उधार कहते हैं जैसे। तो लैटिन भाषा का शब्द क्रेडो किससे संबंधित है? तो वह साख से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी भी देश में साख की मुद्रा का नियमन और नियंत्रण किया जाता है। किसी भी देश में साख की मुद्रा का नियमन और नियंत्रण किया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा, व्यापारिक बैंक द्वारा, सार्वजनिक बैंक द्वारा या व्यापारियों द्वारा। तो साख का नियमन और नियंत्रण कौन करता है? तो अभी हमने देखा ना, मार्केट में अगर महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है ना, मुद्रा कितनी मार्केट में डालनी है, कितनी वापस सोखनी है, ये कार्य कौन करता है? तो भारत में ये कार्य आरबीआई करता है। आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी देश की साख की मुद्रा और नियमन और नियंत्रण कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। भारत की स्थिति में कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई और हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मांग जमा का वह प्रतिशत जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा उसकी तरल संपत्ति के रूप में रखना आवश्यक होता है। देखो, मांग जमा मतलब 2 प्रकार की जमाएं होती है बैंक की। एक तो होती है टाइम जमा, है ना, एक होती है मांग जमा, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मांग जमा का कुछ प्रतिशत है ना, बैंक को लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। कहने का मतलब है कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि बैंक से बहुत सारे लोग एक साथ कहे कि हमें तो पैसा चाहिए, तो उस परिस्थिति में बैंक अगर लंबे समय तक किसी को उधार दे रखा है तो वो पैसा तो तुरंत मिल नहीं पाएगा। तो आरबीआई ने कह रखा है बैंकों को कि देखो भाई, ये आपको लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए जो अपना पूरा डिपॉजिट है, पूरा डिपॉजिट में से एक निश्चित हिस्सा आपको कैसे रखना पड़ेगा? आपको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। लिक्विड फॉर्म क्या होता है? या तो आरबीआई खुद बताती है कुछ सिक्योरिटीज की भाई आप इन सिक्योरिटीज में डाल दो, या गोल्ड होता है। गोल्ड भी तो लिक्विड होता है ना, उसे क्विकली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लिक्विड का मतलब होता है उसे कितनी जल्दी मुद्रा में कन्वर्ट किया जा सकता है।
जैसे उदाहरण के लिए लिक्विडिटी को इस तरह से समझते हैं, इसको कंपेयर करके समझते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। जैसे एक तो हो गया लैंड, ठीक है, एक हो गया सोना। इनमें से लिक्विड कौन सा है? लैंड। यानी आपके पास मान लो 200 गज का प्लाट है और मार्केट में रेट उसकी है मान लो 10 लाख है ना, और आपके पास मान लो सोना है, मान लो 10 लाख का सोना है, ठीक है। अब इनमें से लिक्विड कौन सा है? तो आप अभी जाके कहो कि हमें आपको 10 लाख रुपए चाहिए, आपके पास लैंड है, आपके पास सोना है, लेकिन ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट कौन सा हो जाएगा? लैंड इतनी आसानी से कन्वर्ट थोड़ी हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि इसके पहली बात तो आपको खरीदार ढूंढना पड़ेगा, है ना। खरीदार ढूंढोगे, उसके बाद में उसकी फॉर्मेलिटीज़ होगी, आप उसके नाम ट्रांसफ़र करोगे संपत्ति को, उसके बाद तो आपको पैसा देगा ना, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसका मतलब क्या? लैंड लिक्विड कम है। अगर सोने की बात करें, आपके पास 10 लाख रुपए का सोना है, आप किसी जोरी के पास जाओ, सोना दो, पैसा लो, बस। इसका तात्पर्य क्या हो गया? सोना लिक्विड ज़्यादा, तरल ज़्यादा है, लेकिन जो लैंड है वो कम तरल है। इस तरह से लिक्विडिटी को समझा जा सकता है, मतलब हमने कंपेयर करके लिक्विडिटी को समझ लिया है ना। तो आरबीआई को क्या, आरबीआई ने बैंकों को क्या कह रखा है? जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, इनको क्या कह रखा है? इनको कह रखा है कि भाई साहब आपको जो पैसा है ना, वो एक निश्चित प्रतिशत वो लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, ताकि अगर जो इसने आपके पास पैसा जमा कर रखा है वो अचानक लेने आ जाए तो आप उसको प्रोवाइड करवा सको, ताकि वो हाइप ना करे। तो नॉर्मली जो अभी रेट वर्तमान में चल रही है, तो 18 से 20% के बाद पास होता है एसएलआर, इसे कहते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो क्या कहेंगे इसे? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहेंगे, यानी मांग जमा का वह प्रतिशत जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उसकी तरल संपत्ति के रूप में रखना होता है, उसे कहते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या वैधानिक तरलता अनुपात, या शॉर्ट फॉर्म में कहे तो क्या होगा? एसएलआर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुल जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है, यानी कुल जमा का कुछ अनुपात होता है जो आरबीआई, जो बैंक होते हैं, जैसे मान ले आपके पास ये बैंक है, एबीसी बैंक है, इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। एबीसी बैंक के पास में मान लो डिपॉजिटर है, ए बी सी डी ई, डिपॉजिटर है, इन्होंने पैसे बैंक में जमा कर रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने 1 लाख कर रखे, किसी ने 2 लाख करे, किसी ने 10 लाख कर रखे हैं, इस तरह से इन्होंने मान लो 1 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। कितने जमा कर रखे हैं? 1 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या कर रखा है? आरबीआई ने क्या कहा कि आपको कुछ पैसा हमारे पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा। नॉर्मली 4% के आसपास होता है, इतना पैसा आपको हमारे पास पैसा ही रखना पड़ेगा। अब आरबीआई, इसका क्या प्रभाव होता है? चलो ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसको आगे वाले वीडियो में समझेंगे। तो ये पैसा, कुछ पैसा आरबीआई के पास पैसे के फॉर्म में रखना पड़ता है ना। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहेंगे? कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। पीएलएफएस के अनुसार राजस्थान की बेरोजगारी दर कितनी है जुलाई के महीने में? पीएलएफएस है ना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो जुलाई के महीने में कितने हैं? 3.5%, 4.5%, 5.5% या 6.5%? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4.5% हो जाएगा। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है जुलाई के महीने में वो है 4.5%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, बिहार या राजस्थान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या है? इंडिया का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? हाँ, वही है जिसका आप अनुमान कर रहे हो, बिहार। बिहार इंडिया का सबसे गरीब राज्य है ना। एक बिहारी 100 पे भारी और 2 बिहारी ट्रेन हमारी, है ना। तो इस प्रकार बिहार है ना वो सबसे गरीब राज्य है। और सबसे कम गरीब कहाँ पे? तो केरल में है। कहाँ पे सबसे कम गरीब? केरल में सबसे कम गरीब राज्य है। और राजस्थान का कौन सा नंबर है? 8th नंबर है। यानी सबसे कम गरीब वाली रैंकिंग में जाते हैं ना, तो हम 8वें नंबर पे आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे गरीब जिला कौन सा है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या अजमेर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का सबसे गरीब जिला कौन सा है? देखो, राजस्थान के सबसे गरीब जिले की बात बताता हूं मैं आपको। गरीब ये अपना राजस्थान मान लो, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी एरिया है ना, ये बहुत गरीब है राजस्थान का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, क्योंकि मरुस्थलिक क्षेत्र है,
कृषि यहाँ पे इतनी अच्छी होती नहीं है, और अगर कृषि नहीं होगी, उद्योग धंधे यहाँ पे कम है, तो इस कारण मतलब रोजगार के साधन कम होंगे, और इस तरह से ये सारी परिस्थितियाँ नकारात्मक होने से ये एरिया गरीब, थोड़ा मतलब कम, बाकी के मुकाबले गरीब तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकी जिलों के मुकाबले थोड़ा कम अमीर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान का सबसे गरीब जिला कौन सा है, वो है बाड़मेर, और उसके बाद में 2 नंबर आता है वो जैसलमेर का, यानी सबसे कम गरीब बाड़मेर हो गया, फिर जैसलमेर हो गया, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार राजस्थान का सबसे कम गरीब जिला कौन सा है, यानी राजस्थान का सबसे अमीर जिला दूसरे शब्दों में कहें तो कौन सा है, तो वो है अपना झुंझुनू जिला। कौन सा जिला है, झुंझुनू है ना, वो सबसे अमीर जिला है। कौन सा है, झुंझुनू जिला सबसे अमीर जिला राजस्थान का, यानी सबसे कम गरीब जिला है, ये कह सकते हैं। और सबसे गरीब अपना बाड़मेर और फिर जैसलमेर, और सबसे अमीर झुंझुनू, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्राथमिक और लंबवत तरंगे किसे कहते हैं, प्राथमिक और लंबवत तरंगे किसे कहते हैं, जो भूकंप वाली तरंगों की बात कर रहा है, तो ये प्राथमिक और लंबवत तरंगे कौन सी है, पी तरंगे, एस तरंगे, टी तरंगे, एल तरंगे। तो जो पी तरंगे होती है ना, इनको प्राथमिक और लंबवत तरंगे कहते हैं। किसे, पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे और लंबवत तरंगे कहते हैं। भूकंप के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप है ना, यूरोप महाद्वीप, उसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। क्योंकि देखो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है ना। तो जो यूरोप है ना, वो तो अधिकतर 3 ओर से पानी से ही घिरा हुआ, जगह जगह देख लो आप, है ना। तो ये प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं इसे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, एवरेस्ट है, किलिमंजारो है, माउंट देनाली है, या फिर मैस्टिफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट मैकिनले या देनाली। इसे मैकिनले भी कहते हैं, देखो कई बार अपन कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इसे मैकिनले कहते हैं, इसे देनाली कहते हैं। एवरेस्ट है वो एशिया का सबसे ऊंचा शिखर है। किलिमंजारो किसका है, अफ्रीका का। और माउंट मैसिफ ये किसका है, अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट मैसिफ है। किलिमंजारो अफ्रीका का है, एवरेस्ट एशिया का है, और माउंट डेनाली है ना, वो अपने उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली कह दो, और इसे ही मैकिनले भी कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पुछताछ घास के मैदान किस देश में, पुछताछ जो घास के मैदान है वो किस देश में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में, वेनेजुएला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुछताछ घास के मैदान किसे कहते हैं, जो हंगरी के घास के मैदान है उन्हें पुछताछ घास के मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आदामावा का पठार, नाम क्या है देखो पठार का, आदामावा। कैसा मावा है, आदामावा। ये पठार है किस देश में, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी या नाइजीरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदामावा का पठार कहाँ पे है, नाइजीरिया देश में। आदामावा का पठार नाइजीरिया देश में, कहाँ पे, नाइजीरिया में। कैसा, आदामावा, ऐसे याद रखो इसको, आदामावा का पठार नाइजीरिया देश में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, यानी कौन सा देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, नाइजीरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइजीरिया। नाइजीरिया है ना, कौन सा देश, नाइजीरिया, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। बाकी इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और एक जिबूती देश भी है, जिबूती, ऐसे जिबूती देश है ना, वो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल। तो इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती याद करना है आपको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल है, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं ना एग्जाम में, अक्सर वही प्रश्न आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जिबूती देश है ना, वो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, लेकिन नाइजीरिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नाइजीरिया। यूरोप का रोगी किस देश को कहते हैं, कौन सा देश है जिसे यूरोप का रोगी कहते हैं, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो तुर्की है ना, उसे यूरोप का रोगी भी कहते हैं, है ना। यूरोप का रोगी कौन सा देश है, तुर्की यूरोप का रोगी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की नहीं है, यानी जो बाकी जलधाराएं हैं वो तो हिंद महासागर की है, लेकिन एक कौन सी जलधारा है जो हिंद महासागर की नहीं है, मोजाम्बिक, अगुलहास, मेडागास्कर, फ्लोरिडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो फ्लोरिडा जलधारा है ना, वो हिंद महासागर की नहीं है। बाकी जो 3 जलधाराएं हैं कौन कौन सी, मोजाम्बिक भी हिंद महासागर की है, अगुलहास भी हिंद महासागर की है, और मेडागास्कर भी हिंद महासागर की है। लेकिन जो फ्लोरिडा जलधारा है ना, वो कहाँ की है, वो अटलांटिक महासागर की है। किसकी है, अटलांटिक महासागर है, जो एस आकार वाला महासागर, उसकी फ्लोरिडा जलधारा उसकी जलधारा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, यानी कौन सी नदी है जो यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, सेंट लॉरेंस, जाम्बेजी, माही या रियो ग्रांडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो रियो ग्रांडे नदी है ना, वो यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। तो देखो
उत्तरी अमेरिका में बताइए आपको, सबसे ऊपर तो कनाडा हो गया, कनाडा के नीचे यूएसए हो गया, यूएसए के नीचे मैक्सिको हो गया। तो 3 बड़े देश ऊपर है, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे देश यहाँ इसके नीचे हो जाते हैं। तो यूएसए और मैक्सिको इनकी जो सीमा बनाती है ना, वो कौन सी नदी है? वो रियो ग्रांडे नदी इनकी सीमा बनाती है। कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती, यानी कौन सी नदी इनमें से जो काला सागर में नहीं गिरती? नीपर, डेन्यूब, डॉन या राइन। तो नीपर, डेन्यूब और डॉन तो काला सागर में गिरती है, लेकिन राइन नदी काला सागर में नहीं गिरती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइन नदी काला सागर में नहीं गिरती है। लेकिन आपको याद क्या करना है, कौन कौन सी नदियां काला सागर में गिरती है? नीपर, डेन्यूब, डॉन, नीपर, डेन्यूब, डॉन, नीपर, डेन्यूब, डॉन, नीपर, डेन्यूब, डॉन, ये नदियां काला सागर में गिरती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। समस्त भारतीय दर्शन का प्राथमिक स्रोत, ये जो भारतीय दर्शन है ना, उसका प्राथमिक स्रोत क्या है? वेद है, पुराण है, उपनिषद है, वेदांत है। तो भारतीय दर्शन का जो प्राथमिक स्रोत माना गया है वो किसे माना गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो वेद है ना। आपने कितने वेद हैं? 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद भारतीय दर्शन के प्राथमिक स्रोत माने गए हैं ना, भारतीय दर्शन के प्राथमिक स्रोत माने गए, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। वेदों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का संचालन सिद्धांत कौन सा है? यज्ञ, रित, कर्म या ब्रह्म? तो वेदों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन सिद्धांत है वो है रित। रित का सिद्धांत है ना, वो पूरे ब्रह्मांड के संचालन का सिद्धांत कहलाता है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को क्या कहा गया है? यानी उपनिषद, वेद, वेदांत और उपनिषद। उपनिषद क्या है? तो उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को क्या कहा गया? वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञ या तुरीय? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो आत्मा जागृत अवस्था में होती है ना, वास्तव में जो आत्मा जाग गई है, जागृत अवस्था में है, समझना और होने में अलग अलग बहुत फर्क होता है, उसे कहते हैं वैश्वानर। वैश्वानर जागृत अवस्था में आत्मा, क्या जागृत अवस्था में आत्मा, उसे वैश्वानर कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तत्वमसी संबंध दर्शाता है, तत्वमसी संबंध दर्शाता है प्रकृति और पुरुष के बीच में, आत्मा और ब्रह्म के बीच में, माया और ईश्वर के बीच में, या चिता और अचित के बीच में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्वमसी संबंध आत्मा और ब्रह्म के बीच में संबंध, क्या आत्मा और ब्रह्म के बीच में संबंध, वो तत्वमसी संबंध दर्शाता है। तत्वमसी संबंध आत्मा और ब्रह्म के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। गीता महाभारत के कौन से पर्व का भाग है? कारण, भीष्म, सभा या आदि? तो गीता है ना, श्रीमद् भगवत गीता जिसे हम कहते हैं, वो महाभारत के कौन से पर्व का भाग है? कारण, भीष्म, सभा या आदि? तो इसका आंसर हो जाएगा जो भीष्म पर्व है महाभारत का, उसका भाग है गीता। ठीक है ना, कौन सा पर्व? भीष्म पर्व का भाग है गीता। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अणुव्रत और महाव्रत के प्रत्यय किसकी नैतिकता में अंतर्निहित है? अणुव्रत और महाव्रत। तो अणुव्रत का नाम आते हैं आचार्य तुलसी का नाम हमारे सामने आता है, हमारे विचार में आता है। तो आचार्य तुलसी जैन धर्म से संबंधित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अणुव्रत और महाव्रत के प्रत्यय जैन धर्म से संबंधित है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। दूसरे से मन की बात जान लेना, दूसरे से मन की बात जान लेना अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है या केवल ज्ञान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मन पर्याय ज्ञान है, यानी दूसरे के मन की बात जान लेना क्या है? मन पर्याय ज्ञान है। क्या है? मन पर्याय ज्ञान है ना। दूसरे के मन की बात को जान लेना मन पर्याय ज्ञान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बौद्ध दर्शन स्वीकार करता है, बौद्ध दर्शन किसको स्वीकार करता है? आत्मवाद को, निराशावाद को, अनात्मवाद को या शादवाद को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म अनात्मवाद को स्वीकार करता है, यानी बौद्ध धर्म में आत्मा पे विश्वास नहीं किया जाता। बुद्ध धर्म है ना, उसमें आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया बौद्ध धर्म में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोधिसत्व आदर्श है किसके? बोधिसत्व है ना, बोधिसत्व है वो किसके आदर्श है? हीनयान के, महायान के, जैन के या योगी के? तो ऑब्वियस सी बात है महायान के आदर्श है। बोधिसत्व महायान के आदर्श है। किसके आदर्श है? महायान के आदर्श है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नाम रूप ही आत्मा है, न्याय, सांख्य, बौद्ध और योग दर्शन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाम रूप ही आत्मा है, ये बौद्ध दर्शन की बात है। किसकी है? बौद्ध दर्शन का ये मतलब सिद्धांत है, ये कह सकते हैं। नाम रूप ही आत्मा है, ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ज्ञान ही सद्गुण है, ये कथन किसका है? देखो कितनी बड़ी बात कही है, ज्ञान ही है ना, वही सद्गुण है। ये कथन है अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या सोफिस्टा का? तो सो कॉल्ड सोफिस्टों का तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात। ज्ञान ही सद्गुण है, वो सुकरात का कथन है। किसका है? सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनका कथन है ज्ञान ही सद्गुण है। क्या कहा उन्होंने? कि ज्ञान है ना, वही सद्गुण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। डेकार्टे की दार्शनिक पद्धति है, डेकार्टे साहब की दार्शनिक पद्धति कैसी? अनुभववादी है, प्रत्यक्षवादी है, संदेह पद्धति है, तथ्यवादी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेकार्टे साहब संदेह पद्धति रखते हैं।
यानी डेकार्टे साहब क्या कहते हैं, कौन सी पद्धति रखते हैं, संदेह पद्धति, है ना। संदेह पद्धति का मतलब समझे, हर बात में संदेह करना है आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। यानी पहले आपको कहा कि धरती गोल है, चौकोर है, फिर आपको कहा धरती गोल है, फिर बोले 9 ग्रह है, फिर बोले 12 ग्रह है। यानी हर चीज़ कोई निश्चित है ही नहीं, ये सत्य समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। यानी आपका जो भी नाम है इस पर भी आपको संदेह कर सकते हो, ये डेकार्टे साहब के अनुसार तो ना। तो इस प्रकार से संदेह पद्धति किसकी है, डेकार्टे साहब की है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं, सत्य ज्ञान के लक्षण क्या है, सुस्पष्टता, सुभिन्नता, संदेह रहितता या सभी। सत्य ज्ञान के लक्षण क्या है, तो देखो सत्य ज्ञान क्या होता है, बहुत ही अच्छी इसकी मतलब परिभाषा दी गई है। एक तो सुस्पष्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या चीज है वो एकदम पता होना चाहिए। सुभिन्नता यानी दो एक जैसी चीजों को भी अलग अलग करने की क्षमता होनी चाहिए, और संदेह नहीं रहना चाहिए, एग्जैक्ट क्या है एग्जैक्ट इस बारे में पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, संदेह खत्म कर देना चाहिए। तो इससे ये तीनों लक्षण किसके हैं, अगर ये तीनों चीजें क्लियर हो गई तो वो क्या हो गया, वो सत्य ज्ञान हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, मन तथा शरीर की समस्या का समाधान है। मन और शरीर की समस्या का समाधान क्या है, क्रिया प्रतिक्रियावाद, समानांतरवाद, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मन और शरीर की समस्या का समाधान है क्रिया प्रतिक्रियावाद। क्या है, क्रिया प्रतिक्रियावाद मन और शरीर की समस्या का समाधान है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सुखवाद का प्रथम संस्थापक कौन थे। सुखवाद है ना, उसके पहले संस्थापक कौन थे, प्लेटो, अरिस्टिपस, बेंथम या सिज्विक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरिस्टिपस साहब है ना, वो सुखवाद के पहले संस्थापक थे। कौन, अरिस्टिपस। अरिस्टिपस सुखवाद के पहले संस्थापक थे। कौन थे, सुखवाद एक कॉन्सेप्ट है, उसके पहले संस्थापक अरिस्टिपस साहब को माना गया है ना। किसने कहा है कि जो शुभ है उसी की मनुष्य वास्तव में इच्छा करता है। कौन साहब है, उन्होंने ऐसा कहा कि जो शुभ है ना उसी की मनुष्य इच्छा करता है। प्लेटो ने कहा, अरिस्टिपस ने कहा, बेंथम ने कहा, सिज्विक ने कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम साहब ने कहा है। ऐसा किसने कहा है, बेंथम साहब ने क्या कहा है कि जो शुभ है मनुष्य उसी की इच्छा करता है। बेंथम साहब ने क्या कहा है कि जो शुभ है मनुष्य इच्छा भी उसी की करता है ना। किसने कहा है, बेंथम साहब ने कहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा नैतिक मापदंड नहीं है, प्रयोगवाद, उपयोगितावाद, सुखवाद या कठोरतावाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मतलब उपयोगितावाद, सुखवाद और कठोरतावाद ये तो नैतिक मापदंड है, लेकिन प्रयोगवाद नैतिक मापदंड नहीं है। ठीक है, उपयोगितावाद, सुखवाद और कठोरतावाद ये नैतिक मापदंड है। अगला प्रश्न है, सुख कलन के अंतर्गत कितने मापदंड है। सुख कलन में कितने मापदंड बताए गए, 5, 6, 7 या 8। तो सुख कलन में 7 मापदंड बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, सुख कलन में 7 मापदंड। सुख कलन के कितने मापदंड है, कितने मापदंड है, 7 मापदंड है। कितने हैं, 7 है। अगला प्रश्न है, सुख और आनंद पर्यायवाची किसने कहा है। किन्होंने कहा है कि जो सुख है ना वही आनंद है। सुख और आनंद ये पर्यायवाची है, किसने कहा है, प्लेटो ने कहा, अरिस्टोपस ने कहा, बेंथम ने कहा, मिल ने कहा है। तो ये किसने कहा है, सुख और आनंद को पर्यायवाची बताया है। किसने बताया है, तो ये बताया मिल साहब ने। जो मिल साहब है ना उन्होंने बताया कि सुख इक्वल आनंद, यानी सुख और आनंद पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। इसके बाद हम पेपर नंबर 3 लेके आएंगे, क्योंकि पेपर नंबर 2 का ये अंतिम प्रश्न है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत किसने दिया, प्लेटो, अरिस्टिपस, बेंथम या कांट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांट साहब ने कर्तव्य के लिए कर्तव्य। कर्तव्य के लिए कर्तव्य किसने कहा, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत किसने दिया है, कांट साहब ने दिया है। कांट साहब ने, किसने दिया है, कांट साहब ने दिया है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत कांट साहब ने दिया है। किसने दिया है, कांट साहब है ना, उन्होंने दिया है कर्तव्य के लिए कर्तव्य। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को बता दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो अगर हो सके तो। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहो।